टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजी का मतलब है रिलेटेड टू ब्रेन। तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। दीज आर द ड्रग्स विच कैन अफेक्ट ब्रेन। जो ड्रग्स ब्रेन को अफेक्ट करेंगी उन ड्रग्स को हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। तो फर्स्ट टाइप इसमें लेंगे हम। पहली टाइप की न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होंगी ट्रंक्विलाइजर्स। ट्रंक्विलाइजर्स क्या होते हैं ये ध्यान से समझना हमें। देखिए ट्रंक्विलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो मेंटल डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। मान लीजिए कोई भी मेंटल डिजीज होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स का इनटेक करना पड़ेगा, उन ड्रग्स को बोलेंगे ट्रंक्विलाइजर्स। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर द ड्रग्स which are used for the treatment of severe or mild mental disease। देखिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस को मेंटल डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं उनको हम बोल सकते हैं ट्रंक्विलाइजर्स। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ दो वर्ड मैंने लिखे, एक सेवर है और एक मिल्ड है। देखिए मिल्ड का मतलब होता है थोड़ा बोल सकते हो या हल्का बोल सकते हो। तो मिल्ड मेंटल डिजीज होंगे जो थोड़े मेंटल डिजीज होंगे जो हल्के होंगे, यानी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी एक मेंटल डिजीज होता है। इरिटेशन जो एंजाइटी होती है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं मिल्ड मेंटल डिजीज में। और सेवर बोलते हैं जो ज्यादा होता है, जिसको हम गहरा बोल सकते हैं। तो सेवर के अंदर बिल्कुल हम सेवर मेंटल डिजीज में इंक्लूड करेंगे, जैसे जिसको आप बिल्कुल पागल मानते हो, और इसको हम रखेंगे मेंटल एसाइलम में। तो उसको हम बोलते हैं सेवर मेंटल डिजीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिन ड्रग्स को मेंटल डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज करेंगे बच्चों, उन डिजीज को हम बोलेंगे ट्रंक्विलाइजर्स। तो ये मिल्ड मेंटल डिजीज भी होते हैं, हल्के मेंटल डिजीज हैं जो कुछ थोड़े टाइम के लिए भी सबके साथ हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, या सेवर मेंटल डिजीज हो सकते हैं जिसको हम बिल्कुल पागलपन बोलते हैं। तो वो मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल एसाइलम में आपको मिलेंगे। तो मेंटल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए पहला वर्ड याद रखना है, ट्रंक्विलाइजर्स यूज करेंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों, कुछ मेंटल डिजीज ऐसे होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड रहते हैं। सोशली एक्सेप्टेड का मतलब वो साइंटिफिकली मेंटल डिजीज हैं। अगर WHO के रिपोर्ट्स को चेक करें, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 14% पॉपुलेशन को मेंटल डिजीज है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सोशली एक्सेप्टेड मेंटल डिजीज क्या होते हैं?
जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, हम बोलते हैं वहम हो गया। मान लीजिए फैन का स्विच ऑफ कर दिया, जब फैन का स्विच ऑफ कर दिया, फैन बंद होना है, लेकिन वो उसके बाद भी उसको लंबे टाइम तक देखते रहेंगे बंद हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग हैं, बाहर गए, लॉक करेंगे, लॉक करके जाएंगे, लॉक करने के बाद उस लॉक को खींच के देखते रहेंगे काफ़ी देर तक, वो भी एक तरह का मेंटल डिजीज है। कुछ लोग हैं, एंग्जाइटी आ जाती है किसी भी बात को लेके, जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाना है, थोड़ा सा तो नेचुरल है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी आ जाए, वो भी मेंटल डिजीज़ है। उनको हम सोशली एक्सेप्टेड मेंटल डिजीज़ बोलते हैं। हम बोल देंगे भाई ये तो ज़्यादा समझदार, हमारे घर में सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, बार बार चेक करता रहेगा, फ़ैन तो नहीं चल रहा, टीवी तो नहीं चल रहा, गैस का स्विच तो ऑफ है, वो भी एक तरह का मेंटल डिजीज़ है। जब आपने एक बार चेक कर लिया, दोबारा अपने आप तो वो ऑन नहीं हो सकता। तो कुछ मेंटल डिजीज सोशली एक्सेप्टेड भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम मेंटल डिजीज में इंक्लूड करते हैं मिल्ड मेंटल डिजीज को या सेवर मेंटल डिजीज को। जो सोशली एक्सेप्टेड मेंटल डिजीज है, हम उनको मेंटल डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूड नहीं करते। अब हमें कुछ केमिकल्स का ध्यान रखना है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट देखिए, केमिकल है नोर एड्रीनेलिन। नोर एड्रीनेलिन एक केमिकल सबस्टेंस है जो एक टाइप का ट्रैंक्विलाइजर माना जाता है। ये हमारी बॉडी लगातार प्रोड्यूस करती रहती है, और आपको ध्यान रखना है जो नोर एड्रीनेलिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में मूड चेंज करने के लिए। जो बॉडी का मूड चेंज होता है वो नोर एड्रीनेलिन के कारण होता है। तो हम बोल सकते हैं नोर एड्रीनेलिन इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड चेंजेस। तो पहला तो यही ध्यान रखना है, मूड चेंज करने के लिए बॉडी जिस केमिकल को प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं नोर एड्रीनेलिन। अब एक चीज देखिए, अगर बॉडी किसी भी कारण से नोर एड्रीनेलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है तो बॉडी में डिप्रेशन आ जाता है। तो हम लिखेंगे इफ प्रोडक्शन ऑफ नोर एड्रीनेलिन inhibits depression will be produced। आपको ध्यान रखना है, देखिए बॉडी लगातार नोर एड्रीनेलिन केमिकल को प्रोड्यूस करती है और ये केमिकल बॉडी का मूड चेंज करता रहता है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी इवेंट होगी, आपको कोई भी बैड न्यूज़ मिल गई, हमारा कोई रिलेटिव है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो एकदम से क्या होगा, बॉडी एकदम से जो नोर एड्रीनेलिन केमिकल है उसके प्रोडक्शन को बंद कर देगी। और जैसे नोर एड्रीनेलिन का प्रोडक्शन बंद होगा, आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंड स्टेट में चली जाएगी। उससे क्या होगा, एकदम से डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या है, बॉडी फिर से नोर एड्रीनेलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर डिप्रेशन सेवर है, अगर बॉडी नोर एड्रीनेलिन खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो कुछ ड्रग्स का इंटेक करना पड़ेगा। वो ड्रग्स क्या करेंगी, बॉडी के अंदर नोर एड्रीनेलिन प्रोड्यूस करेंगी और उससे क्या होगा, आपका मूड चेंज होगा। अब देखिए एग्जांपल है जैसे फेनिलजीन, दूसरा है इप्रोन एजिट। इन ड्रग्स को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ नोर एड्रीनेलिन, या हम बोल सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ले रहे हैं ट्रैंक्विलाइजर्स,
ट्रैंक्विलाइजर्स वो केमिकल है जो मेंटल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, चाहे मेंटल डिजीज किसी टाइप का हो, मिल्ड हो या सेवर हो। पहला हमने ध्यान रखा बॉडी में मूड चेंज करने के लिए कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, नोर एड्रीनलिन, नेचुरल है। अगर बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करेगी तो बॉडी में प्रॉब्लम किसकी आएगी, डिप्रेशन की। और अगर डिप्रेशन सेवर है, बहुत ज़्यादा है, बॉडी खुद रिकवर नहीं कर पा रही है, नोर एड्रीनलिन का खुद प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ ड्रग्स का इंटेक करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिखा है फेनिलजीन, इप्रोनएजिड, ये ड्रग्स क्या करेंगी, नोर एड्रीनलिन बनाना शुरू कर देंगी और बॉडी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा ध्यान रखना है क्लोरडाइजिपोक्साइड, क्लोरडाइजिपोक्साइड, और दूसरी एक मेडिसिन याद रखनी है मेफ्रोबेमेट, आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, जो क्लोरडाइजिपोक्साइड है और मेफ्रोबेमेट है वो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल दीजिए, कौन सी मेडिसिन हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा क्लोरडाइजिपोक्साइड और दूसरे हम यूज करेंगे मेफ्रोबेमेट। एक मेडिसिन याद रखनी आपको इक्वेनिल, ये केमिकल सबस्टेंस है, इक्वेनिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ये सबसे बेटर केमिकल है क्योंकि हाइपरटेंशन है, बॉडी एक्साइटेड स्टेट में है तो भी इसको लेवल पे ले आएगा नोरेड्रिनेलिन प्रोड्यूस करके, और अगर आपकी बॉडी ग्राउंड स्टेट यानी डिप्रेशन की स्टेट में है उसको भी नॉर्मल लेवल पे ले आएगा नोरेड्रिनेलिन प्रोड्यूस करके। तो इक्वेनिल दोनों में यूज होता है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में भी, हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में भी, ये हमें ध्यान रखना है। और एक मेडिसिन हमें याद रखनी है फोर्थ, बार्बिचुरेट्स, आर हिप्नोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हिप्नोटिक क्या होते हैं? हिप्नोटिक होते हैं सेडेटिव्स, सेडेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है हिप्नोटिक होंगे जो स्लीपीनेस प्रोड्यूस करेंगे, जिससे नींद आएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, हिप्नोटिक बोलेंगे। इसलिए इनको किस में यूज करते हैं, स्लीपिंग पिल्स में यूज करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है बार्बिचुरेट्स आर हिप्नोटिक, हम बोलेंगे यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, वेरोनिल, वेलियम, ल्यूमिनल, ये आपके बार्बिचुरेट्स हैं, हिप्नोटिक होंगे, स्लीपिंग पिल्स में यूज होंगे। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होंगी जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगी। पहली होंगी ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स वो ड्रग्स होती हैं जो मेंटल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, किसी टाइप का मेंटल डिजीज हो, मिल्ड हो या सेवर हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो। अब देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल आपको याद रखना है नोर एड्रीनलिन। नोर एड्रीनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सबस्टेंस है जिसको बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और ये बॉडी के मूड चेंज करता है। बॉडी में जो मूड चेंज है, हम कभी डिप्रेशन में तो नॉर्मल स्टेट में नोर एड्रीनलिन से आएंगे, हम कभी एक्साइटेड स्टेट में चले गए
ज़्यादा हमें हाइपरटेंशन होगी या हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो भी नॉर्मल स्टेट में हम आएंगे नॉरएड्रेनालिन से। तो आपको ध्यान रखना है ये बॉडी का मूड चेंज करता है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल लेवल पे, और हमें डिप्रेशन से भी कहाँ लेके आता है, नॉर्मल लेवल पे। लेकिन अगर बॉडी इसका प्रोडक्शन बंद कर दे तो हम जर्नली डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे फेनिलजाइन है, इप्रोनेजिड है, ये मेडिसिन हमें लेनी पड़ेंगी। अब देखो क्लोरडाइजिपोक्साइड और मेफ्रोबेमेट दोनों यूज होती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तीसरा ध्यान रखना है इक्वेनिल ऐसी मेडिसिन है जो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन दोनों में आप यूज कर सकते हो। और फोर्थ आपको ध्यान रखना है बार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो हिप्नोटिक नेचर के होते हैं, यानी स्लीपीनेस प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए स्लीपिंग पिल्स में जो नींद की गोलियां हैं उनके अंदर इनको यूज करेंगे। हमारा एग्जांपल है वेरोनिल, वेलियम, ल्यूमिनल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केमिकल्स आपको ध्यान रखने हैं ट्रंक्विलाइजर्स में। अब देखिए सेकंड टाइप है एनाल्जेसिक्स। पहले आपको बताना है एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। देखिए जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो पेन किलर्स होते हैं। हम बोलेंगे दीज आर द केमिकल्स which are painkillers। तो देखिए जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो पेन किलर्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है जो बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन है या किसी भी तरह की सेंसिटिविटी है वो ब्रेन से रिलेटेड होती है। जैसे आपको पता है, मान लीजिए हमने पढ़ा भी था रिसेप्टर्स में, हमने किसी भी बॉडी पार्ट को एनेस्थीसिया दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया बोलेंगे, एक बॉडी पार्ट को सुन कर दिया। अब आप बताइए क्या उस बॉडी पार्ट में हमें कोई पेन की सेंसिटिविटी होगी या पेन की फीलिंग आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन से उसका कनेक्शन कट हो चुका है। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी तरह का पेन हो बॉडी में वो ब्रेन से रिलेटेड है। हम कोई भी पेन किलर लेते हैं तो वो उस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट कैसे करता है? वो क्या करता है, उस बॉडी पार्ट के जो रिसेप्टर्स हैं उनको कवर कर लेता। हमने पढ़ा था एंटेगोनिस्ट ड्रग्स, वो उन रिसेप्टर्स को कवर करके सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। अब ब्रेन से उस बॉडी पार्ट में कोई सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से ही रिएक्ट कर लेते हैं, ब्रेन के ऊपर एक्ट कर देते हैं। अब ब्रेन उस बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजना बंद कर देता है, तो हमें ना तो ब्रेन वहाँ से सिग्नल लेता है और ना उस बॉडी पार्ट को सिग्नल देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो बॉडी पार्ट है उसका ब्रेन से कनेक्शन कट हो गया, तो उससे क्या होगा, पेन की फीलिंग आना भी बंद हो जाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन के लिए, एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। जो पेन किलर की फॉर्म में यूज होते हैं उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। तो ये भी ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब देखिए ये दो तरह के होंगे। फर्स्ट होंगे नॉन नार्कोटिक्स। अब एक छोटे से कंफ्यूजन को दूर करना बच्चों, हम एक वर्ड यूज करते हैं और कई दिन से कर भी रहे हैं, ड्रग्स। ड्रग्स सुनते ही आपके माइंड में आता है कुछ ऐसी मेडिसिन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के लिए सही नहीं है या इलीगल है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक मिजनोमर वर्ड है। ड्रग्स एक्चुअल में मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन बोल दो
या ड्रग्स बोल दो, वो एक ही चीज़ है। और जिसको आप एक्चुअल में ड्रग्स समझते हो, जो इलीगल होती हैं, जो बॉडी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट, जो नशे के लिए यूज़ होती हैं, वो एक्चुअल में होती है नारकोटिक्स। जो एग्जैक्ट साइंटिफिक वर्ड है वो नारकोटिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। हम उसकी जगह वर्ड यूज़ कर लेते हैं ड्रग्स, वो ड्रग लिए वो पकड़ा गया, वो एक्चुअल में नारकोटिक्स था उसके पास। ड्रग वर्ड इसलिए यूज कर लिया ताकि सबको समझ में आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ड्रग्स मेडिसिन का दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उन जो नशे वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नारकोटिक्स, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले टाइप के एनाल्जेसिक्स होते हैं नॉन नारकोटिक्स। अब नॉन नारकोटिक्स क्या होते हैं? नॉन नारकोटिक्स पेन किलर्स होते हैं, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, पेन को खत्म करेंगे या पेन को रोक देंगे, तो नॉन नारकोटिक्स पेन किलर्स हैं। लेकिन ऐसे पेन किलर्स हैं आप कितना टाइम तक उनका इंटेक कर लेना, वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे दीज आर द नॉन एडिक्टिव, एडिक्शन नहीं होगा हमें, या नॉन हैबिट फॉर्मिंग एनाल्जेसिक्स। देखिए पेपर के लिए सिंपली ध्यान रखना है एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। पहली टाइप के होंगे नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स किसको मानेंगे? जो नॉन एडिक्टिव होंगे, नॉन हैबिट फॉर्मिंग होंगे। कितना टाइम तक इनका इंटेक कर लेना, बॉडी को इनकी हैबिट नहीं होगी, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स। अब देखिए एग्जांपल हमारे पास दो सबसे कॉमन एग्जांपल जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं डेली लाइफ में, एस्पिरिन और दूसरी है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल भी आप यूज करते हो, एस्पिरिन भी यूज करते हो। एस्पिरिन देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, ये केमिकल सबस्टेंस का नेम है। अब मार्केट में जो मेडिसिन मिलेगी वो कंपनी नाम अपने अकॉर्डिंग रखेगी, जैसे एस्पिरिन हमें डिस्प्रिन के नाम से मिलती है, पैरासीटामोल हमें कई अलग अलग नाम से मिल जाएगी। आप चेक करके देखोगे कंपोजिशन उसमें लिखा मिलेगा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल तो केमिकल का नाम है। अब मेडिसिन का नाम क्या रखा? डायरेक्ट पैरासीटामोल रख दिया या कुछ और भी रख सकती है, वो जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी पे डिपेंड करता है। तो जैसे एस्पिरिन को हम कॉमनली यूज करते हैं डिस्प्रिन की फॉर्म में। तो ध्यान रखना है जो नॉन एडिक्टिव होंगी, नॉन हैबिट फॉर्मिंग होंगी, उनको हम बोलेंगे नॉन नारकोटिक्स। एग्जाम्पल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल। अब आप देखिए आप पैरासीटामोल को कई दिन तक लेते हो, मान लीजिए, क्या आपको हैबिट होगी? नहीं होगी। 10 दिन लगातार इंटेक कीजिए, 11वें दिन भी आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा लेने का, इसका मतलब ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अब क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? पहला आपको ध्यान रखना है जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं, इसलिए हम इनको फीवर में यानी बुखार में यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आल्सो रिड्यूसेस body temperature, so called as antipyretics। इसलिए हम इनको एंटीपायरेटिक्स भी बोल सकते हैं। पायरो मीन्स हीट, जो बॉडी का हीट यानी टेम्परेचर को कम करेंगी उनको बोलेंगे एंटीपायरेटिक्स बोलेंगे। ये भी ध्यान रखना है, इसलिए हम इनको बुखार में यूज करते हैं क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट आर द एंटीपायरेटिक्स, तो आप बोलोगे दीज आर द मेडिसिन्स विच रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर। सो इसलिए हम किस में यूज करेंगे? फीवर में यूज करेंगे, बुखार में यूज करेंगे
तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल को। दूसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो एस्प्रिन है ये क्या करती है, एक केमिकल सबस्टेंस के प्रोडक्शन को रोकती है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन करता है। तो ध्यान रखना हमें, एस्प्रिन प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ ए केमिकल सबस्टेंस, नाम है उसका प्रोस्टेग्लैंडिन्स। हमें ध्यान रखना है, एस्प्रिन प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सबस्टेंस प्रोस्टेग्लैंडिन्स which is responsible for inflammation of tissues and joint pain। जो जॉइंट पेन है और टिश्यूज में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए केमिकल सबस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेग्लैंडिन्स, और इसके फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम यूज़ करेंगे एस्प्रिन। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा, हार्ट अटैक जनरली ब्लड क्लोटिंग से होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड के क्लोट बन जाते हैं। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे पहले कई सारी डिस्प्रिन की टेबलेट्स खिला दी जाती हैं, 10-12 टेबलेट्स खिला देंगे डिस्प्रिन की, क्योंकि डिस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन है, और एस्प्रिन ब्लड क्लोटिंग को रोकती है। अगर ब्लड क्लोट हो चुका है तो एक बार उसको क्या कर देगी, क्लोट को डिसोल्व कर लेगी, तो उससे चांसेस क्या हो जाएंगे पेशेंट के बचने के, तब तक उसकी सर्जरी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एस्प्रिन प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, या हम बोल सकते हैं डिसोल्व ब्लड क्लोट। अगर क्लोट बन चुका है तो उसको डिसोल्व कर देगी या ब्लड क्लोटिंग को रोकती है। सो कैन बी यूज्ड इन हार्ट अटैक। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एस्प्रिन और पैरासीटामोल का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है बच्चों। हमने ली बेंजीन रिंग, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ लगाया OCOCH3, इसको हम बोलेंगे एस्प्रिन। और पैरासीटामोल ओल, ओल का मतलब अल्कोहल, और यह एसिडमाइड ग्रुप रखेंगे NHCOCH3, तो इसको बोलेंगे पैरासीटामोल। तो PCM भी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये भी पैरासीटामोल का ही नाम है। ठीक है भाई, तो जैसा पैरासीटामोल का टेस्ट होता कड़वा, ऐसा ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी होता है, तो इसलिए हम इसको PCM भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स क्या होती है, जो नॉन एडिक्टिव होंगी, जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होंगी। तो पहले तो देखिए एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर पहले टाइप के होंगे, नॉन नार्कोटिक्स, यानी ये नॉन एडिक्टिव होंगे, नॉन हैबिट फॉर्मिंग होंगे। कितना टाइम तक इनका इंटेक कर लेना, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होंगे, बॉडी को इनकी हैबिट नहीं होगी। तो पहला एग्जाम्पल याद रखना है एस्प्रिन पैरासीटामोल, फॉर्मूला भी याद कर लेना। अब एक ध्यान रखना है, एस्प्रिन पैरासीटामोल आप जानते ही हो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं, इसलिए एज एंटीपायरेटिक यूज़ होती हैं, फीवर में यूज़ होती हैं। दूसरा, एस्प्रिन प्रोस्टेग्लैंडिन केमिकल का प्रोडक्शन रोकता है, इसलिए टिश्यू की इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। तीसरा, एस्प्रिन ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, इसलिए हार्ट अटैक में पहले एस्प्रिन केमिकल दिया जाता है। और
फॉर्मूला आपको याद करना है, एस्प्रिन का भी, पैरासीटामोल का भी। अब देखिए सेकंड टाइप होगी नारकोटिक्स, दूसरे टाइप के एनाल्जेसिक होंगे नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स वो केमिकल सबस्टेंस होंगे जो एडिक्टिव होंगे, जो हैबिट फॉर्मिंग होंगे, तो हम बोलेंगे दीज आर द एडिक्टिव और हैबिट फॉर्मिंग एनाल्जेसिक्स। ये भी ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, इसलिए पेन की ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं, लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग होंगे, उनको हम बोलेंगे नारकोटिक्स। मैंने बताया था जिसको आप एक्चुअल में ड्रग्स समझते हो या ड्रग्स बोलते हो, कॉमन मैन जिसको ड्रग्स बोलता है, वो ये होते हैं नारकोटिक्स। एग्जैक्ट जो साइंटिफिक नेम है वो नारकोटिक्स, आपको ध्यान रखना है। ये हैबिट फॉर्मिंग है, अगर थोड़ा टाइम तक 5-7 दिन तक इनका इंटेक करोगे तो बॉडी को इनकी हैबिट हो जाएगी, तो उनको हम बोलते हैं नारकोटिक्स। ध्यान देना भाई। देखिए सबसे पहले नारकोटिक्स बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं। देखिए नारकोटिक्स का इंटेक करने से पहली बात तो बॉडी को हैबिट हो जाएगी। अब उससे प्रॉब्लम क्या आएंगी, स्टुपुर, कोमा, कन्वल्सन्स एंड डेथ। एक बार सभी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए स्टुपुर होता है जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो। जो भी बच्चों नारकोटिक्स का इंटेक करता है, स्टुपुर की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो लगभग बेहोशी में रहेगा। और कोमा का तो मतलब आप समझते ही हो, वो फुल्ली अनकॉन्शियस है। थोड़ा सा फर्क है, जो स्टुपुर की स्टेट में होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको वॉलेंट्री अराउज कर सकते हैं, उसको हिलाएंगे, वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आपको दे देगा, कई बार बीच में बोल भी पड़ेगा, आंखें भी खोल लेगा, वो सिचुएशन तो होती है स्टुपुर। और कोमा में क्या है, वो बिल्कुल पड़ा रहेगा, उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो जो नारकोटिक्स का इंटेक करते हैं तो उनमें पहली प्रॉब्लम आती है स्टुपुर की, वो मोस्टली टाइम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस रहते हैं या बॉडी कोमा में जा सकती है। कन्वल्जन्स होते हैं जिसको आप फिट्स बोलते हो, सिंपली दौरे की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकते हैं, और कुछ टाइम बाद डेथ श्योर है, क्योंकि जो नारकोटिक्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल है, बॉडी के अंदर धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ेंगे नारकोटिक्स के बॉडी के ऊपर। स्टुपुर, कोमा की सिचुएशन, कन्वल्सन्स होंगे, बार बार दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और लंबे टाइम के बाद डेथ हो जाती है। अब देखिए ये नारकोटिक्स हैं क्या, आपको ध्यान रखना है, दीज आर ओपिएट्स, दीज आर ओपिएट्स बिकॉज obtained from plant, ओपियम पोपी, प्लांट का नाम है ओपियम पोपी, जिसको अफीम का पौधा बोलते हो आप। अफीम जो होती है वो ओपियम है, और जो अफीम का प्लांट है, ओपियम का प्लांट है, बोटेनिकल नेम है ओपियम पोपी। उससे ये सारे नारकोटिक्स ऑब्टेन किए जाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, इसलिए इन सबको हम बोलते हैं ओपिएट्स। जैसे एक तो खुद ओपियम है अफीम, मोर्फिन नाम सुना होगा आपने, हेरोइन, हेरोइन बोलेंगे, हीरोइन नहीं बोलेंगे इसको, हेरोइन, कोडिन,
ये एग्जाम्पल है नारकोटिक्स के। इनमें से किसी का भी हम इनटेक करेंगे तो बॉडी हैबिट बना लेगी, बॉडी उनकी डिमांड करेगी, उनके बिना बॉडी बिल्कुल भी एक्टिविटी शो नहीं करेगी, और इनका इनटेक कर लेंगे तो बॉडी में स्टूपुर, कोमा, कन्वल्यूजन और डेथ की सिचुएशन आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये ओपिएट्स होते हैं क्योंकि ओपियम प्लांट से मिलते हैं। एग्जाम्पल है ओपियम, अफीम, मोर्फिन, हेरोइन, कोडीन, चरस भी बोल सकते हो, गांजा भी बोल सकते हो, ये सभी नारकोटिक्स है। अब देखिए मेडिकली कुछ कंडीशंस में ये अलाउड होते हैं। कहाँ इनको यूज करते हैं आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए टर्मिनल कैंसर पेन है किसी को टर्मिनल कैंसर की प्रॉब्लम है, उसमें एक्यूट पेन होता है, तो डॉक्टर को पता है उसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो उस पेन को कम करने के लिए उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है नारकोटिक्स। उसको पता है मरना तो है, इसलिए वो पेन को ख़त्म करने के लिए कुछ क्वांटिटी में नारकोटिक्स अलाउ कर दिए जाते हैं। उसके अलावा सीरियस इंजरी, कई बार कोई बॉडी पार्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाता है या सीरियस इंजरी है, उस केस में भी नारकोटिक्स दिए जाते हैं, अलाउड होते हैं नारकोटिक्स पेन को कम करने के लिए। चाइल्ड बर्थ के टाइम भी नारकोटिक्स की डोज दी जा सकती है पेन को कम करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नारकोटिक्स है वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे ही इनका इंटेक किया जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है जो नारकोटिक्स है इनकी जो पनिशमेंट है वो इनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी के पास 10 ग्राम नारकोटिक्स मिलते हैं तो पनिशमेंट मान लीजिए 10 ईयर्स होगी। अगर किसी के पास 1 kg नारकोटिक्स मिलता है तो हो सकता है उसकी पनिशमेंट 100 ईयर्स हो जाए। तो इसमें 300 ईयर 400 ईयर्स तक की भी पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि जो नारकोटिक्स होते हैं उनकी जो पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उससे भी ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करती है इनकी क्वांटिटी पे। जिस पर्सन के पास नारकोटिक्स मिले हैं वो कितनी क्वांटिटी में मिले हैं, ये पॉइंट को नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो पेन किलर्स हैं वो एनाल्जेसिक्स हैं। पहली टाइप के होंगे जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, नॉन नारकोटिक्स, और दूसरे होंगे जो हैबिट फॉर्मिंग है, नारकोटिक्स। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है जो एस्प्रिन है। एस्प्रिन इज टॉक्सिक फॉर लिवर इन एक्सेस डोजेस। अगर एस्प्रिन की ज्यादा डोज का इंटेक कर ले या एस्प्रिन का लंबे टाइम तक इंटेक कर ले तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। देखिए कैसे, हमने एस्प्रिन का फॉर्मूला पढ़ा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये OCOCH3 COCH3 लिख सकते हो। अब क्या होगा अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में, हाई डोज में हमने इसका इंटेक कर लिया, अब क्या होगा इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी अपने आप, और हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा देखिए, वाटर है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया O के साथ, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और यहाँ क्या बना CH3COOH, यानी प्रोड्यूस हो गया सैलिसाइलिक एसिड जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। तो आप बोल सकते हो एस्प्रिन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये लीवर को डैमेज करेगा, क्योंकि एस्प्रिन के हाइड्रोलिसिस से एक
टॉक्सिक केमिकल बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। और एक आपको वर्ड याद रखना बच्चों, सेडेटिव्स। देखिए सेडेटिव्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स होते हैं, जैसे हमने स्लीपिंग पिल्स में यूज किए थे, जो बॉडी में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेंगे, डिप्रेशन करेंगे। मान लीजिए हाइपरटेंशन है तो बॉडी को हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे के लेवल पे लेके आना है, तो हम बोलेंगे दीज आर द डिप्रेसेंट which produces calmness and relaxation। in body, उनको हम बोलेंगे सेडेटिव्स। तो ये हमारा लेक्चर था न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स पे।